राजकुमारी मंदाकिनी की कहानी, अहंकार और प्यार की जंग, भाग 2। मंदाकिनी रवि से शादी करके उसे महल ले आती है और अपने भाइयों से मिलाती है। रवि का इतना सुंदर शरीर देखकर एक बार तो उसके भाई भी प्रभावित हो जाते हैं, मगर अब बात केवल शरीर की नहीं थी। मंदाकिनी का पति यानी महल का जवाई राजा, तो उसे भी अब से बराबर सम्मान मिलने लगा। समय बीतता जा रहा था। मंदाकिनी रवि के साथ प्यार से रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे रवि से इतना प्रेम और मोह हो गया कि वो रवि के बिना रह ही नहीं सकती थी। एक दिन अचानक रवि गायब हो गया। ये देखकर मंदाकिनी तड़प उठती है। वो रवि को महल उसके आसपास हर जगह ढूंढती है, मगर उसे वो नजर नहीं आता। अब मंदाकिनी ने हर दासी, हर सेवक को फैसला सुना दिया कि जो भी रवि को बिना ढूंढे महल में आएगा उसे कड़ा दंड मिलेगा। इसके चलते बेचारे बहुत से सेवक और दासी पहले ही महल छोड़कर चले जाते हैं, मगर रवि का कुछ अता पता नहीं मिलता है। ये देखकर मंदाकिनी के भाइयों को उसकी चिंता होती है, और ऐसा ही रहा तो राज्य के सभी लोगों के लिए खतरा बन जाएगी। मंदाकिनी की दीवानगी सबके लिए खतरा है, इसीलिए वो उससे बात करना चाहते हैं और मंदाकिनी के कक्ष में जाते हैं। जैसे ही वो कक्ष में जाते हैं, देखते हैं कि मदिरा के नशे में चूर मंदाकिनी फर्श पर पड़ी हुई थी और बस रवि रवि ही पुकार रही थी। ये देखकर उसके भाई को मंदाकिनी पर क्रोध आता है और वो उससे कहता है कि अगर उसने अपने रिश्ते का लिहाज नहीं किया तो उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। आखिरकार वो यहाँ के राजा की बहन है, लोग क्या क्या बात करेंगे। अपने भाइयों की बात सुनकर मंदाकिनी को गहरी ठेस पहुँचती है और वो महल छोड़कर जंगल जाने का फैसला कर लेती है। वैसे भी वो जानती थी कि बिना रवि उसका जीवन कुछ नहीं है। वो रात में महल से निकल जाती है। मंदाकिनी एक जंगल में पहुंचती है, जहां पहले से ही बहुत सी झोपड़ियां बनी हुई थी। ये देखकर वो खुश हो जाती है कि रात बिताने को सही जगह है, मगर सब झोपड़ियों में लोग रह रहे थे। मंदाकिनी को अचानक शेर के गुर्राने की आवाज आती है और मंदाकिनी झोपड़ी में जाने की मदद मांगती है, मगर कोई भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता है और मंदाकिनी वहीं थक कर बैठ जाती है और रोने लगती है। वहाँ शेर आ चुका था और मंदाकिनी की ओर बढ़ता है। मंदाकिनी वहाँ से भागती भी नहीं है कि तभी रवि सामने आकर शेर से लड़कर उसे भगा देता है। तुम पागल हो क्या जो भागी नहीं? वो तुम्हें मार देता तो? मगर मंदाकिनी को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो तो बस रवि को देखकर खुश हो जाती है। वो पूछती है कि वो कहाँ गायब हो गया था, पर रवि ने अपना मुंह फुलाया हुआ था। मंदाकिनी, मेरी क्या औकात है उस महल में? वहाँ तुम्हारे भाई मुझसे बस घर जमाई की तरह पेश आते हैं, जबकि महल तो तुम्हारा भी है ना। अगर तुम्हारा भी हिस्सा होता तो आज मेरी भी वहाँ साख होती, लेकिन मैं वहाँ ऊब गया हूँ। मेरी वहाँ कोई जगह नहीं है, मेरी जगह इस जंगल में है। मगर मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारे लिए बुरा लगता है। तुम वहाँ की राजकुमारी होते हुए भी बस वहाँ रह रही हो। चलती तो तुम्हारे उन चारों भाइयों की ही है ना। वैसे भी तुम्हारे 4 भाई ने तो राज्य बराबर बांट ही लिया है, मगर तुम्हारे हिस्से में क्या आया? खैर छोड़ो, अभी चलो यहाँ से, पास में मेरी झोपड़ी है। रवि मंदाकिनी को लेकर झोपड़ी में चला तो जाता है, मगर रवि के द्वारा मंदाकिनी के दिमाग में जो कीड़ा डाला गया था वो उसे रात भर सोने नहीं देता है। और जैसे ही सुबह होती है, अहम से भरी हुई राजकुमारी रवि को जगाती है और महल चलने के लिए कहती है। रवि जानता था कि उसका मारा गया तीर निशाने पर है और दोनों महल लौटते हैं। उसके भाई मंदाकिनी को देखकर बहुत खुश होते हैं। सब उसे लाड़ लड़ा ही रहे थे कि मंदाकिनी सबको दूर हटने को बोलती है। ये देखकर वो हैरान थे। रवि पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उनकी बहन आज तक इतनी कड़क आवाज में कभी नहीं बोली थी, और तब मंदाकिनी जब बंटवारे का प्रस्ताव रखती है तो भाइयों के होश उड़ जाते हैं। छोटी, ये तो क्या कह रही है? ये तेरे बोल तो नहीं है। मगर मंदाकिनी अपने भाइयों की जरा भी बात नहीं सुनती और राजपाट को 4 नहीं 5 हिस्सों में बांटने की बात करती है, वो भी बराबर बराबर। इसके अलावा वो ये भी प्रस्ताव रखती है कि शासन का बंटवारा आपसी बातचीत से नहीं बल्कि युद्ध करके होगा। मंदाकिनी अपने चारों भाइयों से कहती है कि वो बंटवारे का सबसे न्याय युक्त फैसला करना जानती है, जिसमें सब भाइयों को एक एक करके रवि से लड़ना होगा
और रवि ने अगर चारों को हरा दिया तो राजगद्दी पर मंदाकिनी बैठेगी। और उसके भाइयों को बहुत दुख होता है, मगर राज्य में बात ना बने, इसीलिए वो सभी परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए इस फैसले को मान लेते हैं। और फिर अखाड़े में युद्ध की तैयारी होती है और रवि के आगे एक एक करके मंदाकिनी के भाई आते हैं और अत्यंत शक्तिशाली भीमकाय रवि चारों को पटखनी दे देता है और रवि प्रतियोगिता जीत जाता। अब हम दोनों शासन करेंगे मंदाकिनी, लेकिन हारने वाले को तो दंड भी मिलता है ना, ये तो तुम्हारा ही बनाया हुआ नियम है, इसीलिए सिपाहियों इन चारों को कारागार में डाल दो। और रवि के आदेश पर सब भाइयों को कारागार में डाल दिया जाता है। लेकिन जब मंदाकिनी अपने भाइयों का रोता चेहरा देखती है तो उसके अहंकार का कांच टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि आखिर उसने ये सब क्या कर दिया। मंदाकिनी का हंसता खेलता परिवार जेल के पीछे चला गया है। अगले दिन सभा बुलाई जाती है। चारों भाइयों को सभा में बेड़ियों के साथ बुलाया जाता है और राजा की गद्दी पर बैठा रवि उनको सजा देने का जैसे ही आदेश देता है, मंदाकिनी उसके सामने आकर रो देती है और खूब रोती है और अपने भाइयों को सजा ना देने की विनती करती है। रवि मंदाकिनी को गिड़गिड़ाता देखकर हंसता है। परिवार, आज तुमको अपना परिवार दिख रहा है, लेकिन इतनी दासियों इतने सेवकों को सजा देते हुए तुमको याद नहीं आया था कि उनका भी परिवार है मंदाकिनी। मगर तुम्हारा अहंकार सबको बस चोटी पहुंचाता गया। आज जब तुम्हारी बारी आई है तो तुमको दुख हो रहा है। ये सुनकर मंदाकिनी को अपने कर्मों का एहसास होता है और वो अपने भाइयों से प्रजा से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। रवि से भी जैसे ही वो माफी मांगती है रवि उससे मुंह फेर लेता है। मगर मंदाकिनी समझ नहीं पा रही थी कि जंगल की एक चिड़िया ने आखिर ये सब किया कैसे और किया क्यों। जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? मैं मगध देश का राजकुमार हूँ। जंगल में जिस चिड़िया के पंजे से धागा निकाला था वो धागा एक साधु ने मेरी ही वजह से मुझ पर बांधा था। राजकुमार रवि उस घने जंगल से गुजर रहा था जहाँ इतने रंग बिरंगे फूल थे। वो जंगल रवि के राज्य का ही हिस्सा था, जिसमें बैठा एक साधु मंत्र जप कर रहा था, जिसके चलते रवि को शिकार करने में दिक्कत हो रही थी। जिसके चलते रवि साधु पर बाण साध देता है और साधु को यहाँ आने की सजा देने की बात करता है। घमंडी बालक, तो अब एक साधु से जंगल और उसकी शांति भी छीनेगा क्या? चल, छीनने की ही बात है तो मैं बड़ा हूँ, मैं छीन लेता हूँ तुझसे। तेरा ये अहंकार, ये जंगल के रंग और तेरे जंगली जानवर की पहचान, ये सब यहीं कैद हो जाएगा। और जिस दिन कोई तुझ जैसी अहंकारी लड़की आकर तेरे पाँव से धागा निकालेगी तब तू शाप मुक्त होगा। साधु के शाप के तुरंत बाद सारा जंगल काला बन गया, सारे जानवर विचित्र बन गए और राजकुमार रवि एक पंछी में बदल गया, जिसका अहंकार का धागा उसके पाँव में था। माला और उसकी दादी भी तड़पते उसी जंगल में आ पहुंचे थे और पंछी बना रवि जब सारा माजरा जान लेता है तो मंदाकिनी को सबक सिखाने का निश्चय करता है। उसी ने मंदाकिनी को जंगल तक लाने की योजना बनाई थी और तुम्हारे अहंकार ने मेरा अहंकार तोड़ डाला था। तभी महल में माला और माला की दादी आती है। इसे देखते ही मंदाकिनी दादी के पांव पड़ जाती है और फूट फूट कर रोती है। माला की दादी हंसते हुए कहती है कि आखिर एकता वाला परिवार भी बिखर गया ना तेरा। देखा मंदाकिनी, तेरा अहंकार हर शक्ति से ऊपर है जो सबको निगल सकता है। लेकिन मंदाकिनी को अब एहसास हो गया था कि वो कितनी गलत थी। और आप लोग, आपने भी कभी अपनी बहन को रोका नहीं, टोका नहीं कि लाचार बेबस गरीब पर अत्याचार करना उसके मनोरंजन के लिए नहीं है। रवि की बात सबको समझ आ गई थी और रवि ने राजपाट वापस से भाइयों को सौंप दिया और वो राज्य छोड़कर जाने लगा। चलो माला और अम्मा, तुम मेरे राज्य में रहोगी। तभी मंदाकिनी भी रवि के साथ अपना महल छोड़कर जाने की बात करती है और उसके भाई उसे खुशी खुशी विदा कर देते हैं और मंदाकिनी रवि के साथ एक अच्छी, सरल, दयालु रानी बनकर रहने लगती है।